आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाई भारत मैटर्स एक अच्छी किताब है अजय शंकर की, और बहुत अच्छी तो नहीं है, अच्छी किताब है। मतलब ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। इसको आप अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो 10 में से 8 दूंगा, ठीक है, या 7.5। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में नए हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप इस किताब को पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि अजय शंकर मंत्री हैं तो सरकार का उन्होंने बचाव किया है इसमें, ये दिखता है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आप इस चीज़ को निकाल दें तो अच्छी किताब है। तो मुझे एक चैप्टर बहुत अच्छा लगा, द रूट्स नॉट टेकन, 10th चैप्टर है। तो हम बात करेंगे, अक्सर ये बहस होती है कि नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए हम सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 75 की उम्र थी उनकी, तो इतना आसान नहीं था उनके लिए। और हम आज़ादी के बाद अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत भी हो गया था बहुत जल्दी। और जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, मतलब वो शॉक में थे जब, आपको बता दूं कि वल्लभ भाई पटेल की पूरा परिवार उन्होंने देख रेख की थी। और मतलब मैं क्या ही बताऊं, बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन हाँ डिफरेंसेस थे। क्या वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सोचना था? मसानी जी की भी इसमें बात की है, बट हम इन तीनों की बात करेंगे। और क्या जवाहरलाल नेहरू का सोचना था? तो चलिए आगे बढ़ते, लेकिन उससे पहले बस 1 मिनट आपका लूँगा। बता दूं कि जो हमारा शानदार यूट्यूब का कोर्स है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। आप रोज़गार, अगर आप पैसा कमाने की सोच रहे हैं, अगर स्किल, हमारा पहला स्किल डेवलपमेंट कोर्स है 400 रुपये का, ठीक है, मात्र। तो आप इसको अवेल करें। और यूट्यूब को कैसे सीखना है, किस तरीके से आप यूट्यूब में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, बहुत मदद होगी आपको। तो कुछ पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं यहां पे। नेहरूवियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, जो नेहरूवियन प्रिंसिपल थे, उन पे एस जयशंकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि एस जयशंकर नहीं, उन्होंने ये बताया है कि देखिए, जवाहरलाल नेहरू नो डाउट बहुत जबरदस्त लीडर थे, लेकिन जो उनके मतभेद रहे, या जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, जो कि मैं भी उनसे सहमत हूं, खैर मैं हूं ही कौन, लेकिन कम से कम एक आम इंसान के नाते जितना जियो पॉलिटिक्स मैं समझता हूं, मेरे ख्याल में सरदार वल्लभ भाई पटेल इन चीज़ों में सही थे, बहुत चीज़ों में सही थे। इनफैक्ट कश्मीर भी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हो सकता है कि शायद बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स था उनका। और मीटिंग में तो बोला था कि आपको चाहिए कश्मीर की नहीं चाहिए, तो वहां पे फौज गई। जवाहरलाल नेहरू में ना ह्यूमन क्वोशिएंट ज़्यादा था, वो बहुत ही नरम दिल इंसान थे। हालांकि उन्होंने तगड़े स्टैंड लिए। जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों को बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए, मॉडर्न इंडिया को बनाया, नो डाउट। और उस समय भारत के पास कुछ था नहीं, तो विजनरी लीडर थे वो भी। लेकिन कुछ मामलों में क्या, वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे 20 साल तक हम सबको पता है कि नेहरूवियन प्रिंसिपल रहे, और पूरी तरीके से उन्होंने लैंडस्केप को डोमिनेट किया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एक्चुअली डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिक्स। इनफैक्ट कांग्रेस और लीडर भी बहुत जबरदस्त थे। लेकिन पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप थी, उन सबको एक ब्लेंडर माना जाता है चाइना के साथ। देखिए क्या होता है कि आज आप किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, और अगर 10 साल बाद आपको वो धोखा देते, आपको लग रहा है कि इस इंसान के ऊपर भरोसा करना ठीक है क्योंकि हम अभी आजाद हुए हैं, ये अभी आजाद हुआ है, ग्रुपिंग्स में नहीं जाते हैं, हम सबके साथ बना के रखना चाहते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि हो सकता है आने वाले समय में आपको धोखा मिल जाए, ठीक है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनलिज्म में वो गए, लेकिन दिस वाज द फॉल्स इंटरनेशनलिज्म। जवाहरलाल नेहरू को लगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो ठीक रहेगा। जवाहरलाल नेहरू को लगा कि यूनाइटेड नेशन जो है वो हमारे फैसलों पे, क्योंकि उस समय यूएन नया बना था। मैंने वही बताया ना कि अगर कोई बहुत शोर शराबे के बाद चीजें बन रही है, आपको अपनी इज्जत भी बचानी है, क्योंकि हम पूरी तरीके से आर्मी नहीं उतार सकते थे, तो आप भरोसा करोगे इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू ने यही किया। यहां पे जयशंकर ये तक बोलते हैं कि अब देखिए, वैसे तो परमानेंट मेंबरशिप पे विवाद है, लेकिन शायद ये ऑफर किया गया था इंडिया को। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने एक लोकसभा स्पीच में बोला था कि ऐसी कोई ऑफर नहीं मिला था, बट रशिया और यूएस इनफॉर्मल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि भारत ने समर्थन किया चाइना का ज्यादा, है ना। हमने उदारता दिखाई, लेकिन वो उदारता हम पे भारी पड़ गई, हम सबको पता है। चाइना की अगर बात करते हैं तो यहां पे जयशंकर लिखते हैं मिसप्लेस्ड
एंड इम्प्रैक्टिकल आइडियलिज्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आइडियल्स जवाहरलाल नेहरू के बहुत हाई थे, बट वो मिसप्लेस्ड थे और प्रैक्टिकल नहीं थे। जब तिब्बत पे कब्जा किया चाइना ने तो हमने कुछ नहीं बोला। क्या हम बोल सकते थे? 1950 में जब तिब्बत पे दलाई लामा भागे, हालांकि यही जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को शरण भी थी, तब जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, पटेल नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पटेल शायद 10-12 साल और रहते, 1962-68 तक अगर वो रह जाते ना, तो भारत और ज्यादा सशक्त हो जाता, बहुत जबरदस्त तरीके से। क्योंकि एज अ होम मिनिस्टर कमाल जवाब। देखिए, वैसे तो पूरी आजादी के बाद 2 बार ऐसे इंस्टेंट्स आए हैं। एक तो कांग्रेस सेशन जब पट्टाभी सीतारमैया को अगेंस्ट द विल जाके कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1940 के दौरान, जब कांग्रेस इलेक्शन हुए, सुभाष चंद्र बोस खड़े थे और एक तरफ पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे। खैर महात्मा गांधी थे वो उनकी, तो हर किसी ने सुभाष चंद्र बोस को चाहा। 1600 के करीब बहुत जबरदस्त वोट मिले सुभाष चंद्र बोस को, तो अध्यक्ष वो होने थे। लेकिन महात्मा गांधी ने यह कहा, पट्टाभी डिफीट इज माई डिफीट। सुभाष चंद्र बोस भाग गए कि महात्मा गांधी नहीं चाह रहे हैं। इतना महान आदमी था महात्मा गांधी, तो महान थे ही, सुभाष चंद्र बोस इतने महान थे कि उन्होंने बोला कि अरे कांग्रेस का कोई बात नहीं बापू, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा। त्याग दिया उन्होंने, अध्यक्ष नहीं बने कांग्रेस के। अगर वो अध्यक्ष बनते सुभाष चंद्र बोस, तो मुझे लगता है आजादी 1941-42 में मिल जाती। अध्यक्ष ना बन के बाहर से उन्होंने अंग्रेजों की बैंड बजा दी, है ना। ये तो एटली भी बोलता है कि आजादी में सुभाष चंद्र बोस का सबसे बड़ा योगदान था। महात्मा गांधी जैसा कोई नहीं हो सकता। मैं पर्सनली इंसान की समझदारी को ऐसे जज करता हूं कि तुम किसको फॉलो करते हो। महात्मा गांधी महान थे। मैंने जो शुरुआत की उनकी पहली किताब पढ़ के की, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। लेकिन हम ये चीज नहीं भूल सकते कि सुभाष चंद्र बोस भी महान थे और यहां पे महात्मा गांधी गलत थे। लेकिन जो है सो है। दूसरा इंसिडेंट आया जब प्रधानमंत्री की बारी आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनानिमस डिसीजन थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन अगेन महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को चुना। हो सकता है वो यंग थे पटेल, और पटेल वैसे खुद भी नहीं चाहते थे। पटेल इतने महान थे, वो कोई पद नहीं चाहते थे। लेकिन यह बात बिल्कुल सही थी कि पटेल का नजरिया एकदम अलग था। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हमको देखने को मिलते हैं। अब आजादी के बाद सरदार पटेल का देहांत हो गया 3 साल बाद, है ना। और बाकी डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू की बहुत महानता है। उन्होंने ना सबको अपने साथ लिया। भले बाद में सबने इस्तीफा दिया, BR अम्बेडकर इस्तीफा दे दिए, श्याम प्रसाद मुखर्जी दे दिए, लेकिन वो सबको साथ में लेके चले कि कोई भी परेशान ना हो, किसी को दुख ना हो। हम नया भारत बनाएंगे तो हमको ऑपोजिशन का भी साथ चाहिए, जो आज के नेताओं में नहीं दिखती। ठीक है ना। JB कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, मीनू मसानी, ठीक है। लेकिन हाँ, डिफरेंसेस थे, स्पेशली चाइना को लेके। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में ही काफी डिफरेंसेस रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड की यहां पे बात की थी और सरदार पटेल ये बोल रहे थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी कहना था कि आप अमेरिका से बैर मत लो। और देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अल्टीमेटली हमने चुना ही अमेरिका को। हालांकि देखिए, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमने रशिया से भी बना के रखी, अमेरिका से नहीं, लेकिन अल्टीमेटली हमने अमेरिका को चुना। आज कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ ज्यादा है। रशिया भी है हमारे साथ, लेकिन अमेरिका के साथ ज्यादा है। प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली इंडियन पॉलिसीज हैं। 1991 के बाद ही हमको देखने को मिला। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यही बोलते थे कि समझिए कि आप, अगर हम अमेरिका के साथ नहीं रहेंगे, मतलब एक तरीके से अमेरिका की जरूरत पड़ेगी हमको, तो जहां जरूरत है आप उसकी मदद लीजिए, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था, अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड न्यू इंडिया जो टॉपिक है, उनका कहना था कि स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी और डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए, कि हमको करना क्या है और हमारे एक्शन ऐसे डिसाइसिव हो कि उसका जो असर है वो भारत पे पड़े। उन्होंने नेशनल बिल्डिंग और सिस्टमिक रिफॉर्म के बारे में बात की। वो नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते थे कि नेशनल इंटरेस्ट हमारे सबसे ऊपर है, और अगर उसमें किसी की हमको मदद लेनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम सबको पता है, सरदार पटेल ने पूरे भारत को एक किया, जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद से लेकर साउथ के कुछ लोग, साउथ में, सदन में तो कुछ ऐसे थे
कि वो उन्होंने बोला, क्योंकि यूके ने उनको ऑफर दिया कि तुम हमारे साथ आ जाओ कुछ ना कुछ करके, मतलब वेस्ट की तरफ से दबाव था, कुछ ना कुछ करके हम जुगाड़ करके तुमको अपने पास ले ही लेंगे। लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जलवा था कि सबने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन किया। तो हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर इनफैक्ट, है ना, त्रावणकोर हो गया, ये जितने भी स्टेट्स हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो कैरेट एंड स्टिक, पहले गाजर देते थे, और उन्होंने बहुत पेशेंस रखा। जहां पाकिस्तान जैसा देश 2 महीना पेशेंस, भाई यहां इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं राजा रंजीत से हरि सिंह, तो पाकिस्तान रुका नहीं, तुरंत उसने कबालियों को लॉन्च कर दिया कि जाओ मारो सबको, काट दो, पीट दो सबको। भारत 1 साल तक रुका, मतलब भारत लंबे समय, 1 साल नहीं लंबे समय तक रुका। चाहता तो भारत भी क्या करता, भारत भी या जाके एक बाउंड्री ड्रॉ कर देता, उखाड़ लो जो उखाड़ना, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन भारत रहा। और इसीलिए सारे राज्यों ने, हम ये देखते हैं कि भारत के ऊपर भरोसा जताया, तो इंटीग्रेट करने का पूरा जिम्मा पटेल को गया। अब नेहरू और पटेल में डिफरेंसेस थे कि जम्मू कश्मीर को लेकर, ये फैक्ट है, यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो चला गया, लेकिन पटेल इसके शुरू से खिलाफ थे। चाइना को लेकर भी डिफरेंस थे, बिल्कुल, चाइना पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, पटेल ने बोला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से लास्ट पोस्ट पे सेना तैनात कर दी थी। अरुणाचल प्रदेश हमारे पास रहा, वो पटेल की आखिरी जो गजब की नीति थी उसकी वजह से, वरना हो सकता है अरुणाचल प्रदेश भी चाइना ले जाता, याद रखिए ये चीज। और कौशन वो बोलते थे कि थोड़ा सा चाइना के संदर्भ में धीमे धीमे चलो, क्योंकि ये जिस तरीके का दिख रहा है ऐसा है नहीं। अब यूएसए से वो डायरेक्टली नहीं बोलते थे कि पूरा झुक जाओ, लेकिन सपोर्ट लो अमेरिका, क्योंकि अगर उसकी टेक्नोलॉजी लो, उसकी मदद लो, इंडस्ट्रीज बनाओ ताकि चीजें ठीक हो, राइट। इंडिया चाइना आपको पता है कि 1950s के बाद, मतलब 60s आते आते बहुत खराब हो गए थे, और यही एक्चुअल में कहा भी था। बाद में सी राजगोपालाचारी ने भी, मतलब जो यहां पे शुभ चिंतक थे उन्होंने ही बोला था कि ये सही नहीं है जो हम इतना ज्यादा हम चाइना की तरफ जाते जा रहे हैं, और अमेरिका की तरफ। अमेरिका वॉज, यहां पे पटेल का कहना था कि अमेरिका उतना बुरा नहीं है जितना चाइना डेंजरस कर जाएगा, ठीक है ना। तो हमको समझना पड़ेगा कि नॉन अलाइंड फ्रंट तो ठीक है, लेकिन क्या ये हमारे लिए बेहतर होगा? भारत को सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए, इंडिया फर्स्ट आउटलुक जो है वो होना चाहिए। इजराइल को हमने नहीं रिकॉग्नाइज किया, अनऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, हम फिलिस्तीन की तरफ गए। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इजराइल को भी अगर हम उस समय थोड़ा सा तवज्जो देते तो हो सकता है, हालांकि इसके रेपरकशन बहुत ज्यादा होता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी सेम चीज, भाई वही है कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, है ना। तो अब 370 को तो होना ही नहीं चाहिए था एट फर्स्ट प्लेस। 370 आया ही क्यों? इसको तो पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसको लेके आए। उनका मानना था कि इससे कश्मीर को ऑटोनॉमी मिलेगी। कहां मिली ऑटोनॉमी? जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल में बंद रखा था। क्यों? एंटी इंडिया एक्टिविटीज की वजह से। केरल में बंद थे, जेल में नहीं, मतलब नजरबंद किया था। तो ऑटोनॉमी तो भूल जाइए, वहां पे कुछ नहीं हुआ। एक ऐसे, मतलब कश्मीर में बहुत अनस्टेबिलिटी रही है पाकिस्तान की वजह से। अब अगर इसको पहले से ही, जैसे पंजाब से भी बॉर्डर लगता है, राजस्थान से भी बॉर्डर लगता है, नॉर्थ ईस्ट से भी चाइना का बॉर्डर लगता है, बॉर्डर हमारे देशों से लगते हैं, लेकिन वो स्टेबल है क्योंकि उनको स्टेट बना दिया गया, फुल स्टेटहुड दिया गया। कश्मीर में ऐसा नहीं रहा। अगर फुल स्टेटहुड 370 नहीं होता तो कश्मीर इंटीग्रेट हो जाता इंडिया के साथ। पंजाब में भी अनरेस्ट रहा, लेकिन बाद में पंजाब इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, वहां अभी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अलग एक पॉलिटिकल वैक्यूम हमेशा से वहां रहा है, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं था, है ना। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी भी यही बोलते थे कि जैसे जिस तरीके से जो काम नॉर्थ में किया, एस जयशंकर बताते, वही श्याम प्रसाद मुखर्जी ने काम ईस्ट में किया। भाई कलकत्ता, बंगाल, कौन सा जो पार्ट है वो किधर पे जाएगा, है ना, पाकिस्तान के पास कौन सा पार्ट जाएगा, तो उसको एड़ी चोटी एक करके बहुत सारे एरियाज को श्याम प्रसाद मुखर्जी बचा ले गए। तो ये चीज, और बाद में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भी इस्तीफा दिया इसी वजह से। अब श्याम प्रसाद मुखर्जी आपको बता दो बीजेपी के जनक कहे जाते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से जो शुरुआत राइटिस्ट स्टैंड था वो श्याम प्रसाद मुखर्जी ने लिया। तो यही चीज है। अब 1953 में ये बोला कि देखो कश्मीर प्रॉब्लम जिस तरीके से आप
कर रही हैं हैंडल, वो सही नहीं है। ये फॉल्स इंटरनेशनलिज्म है जो हमको ले डूबेगा, राइट। तो ओके सॉरी, किताब गिर गई, आई एम सॉरी। तो ये चीज जो है यहां पे श्याम प्रसाद मुखर्जी ने साफ की। और हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने देखिए इस्तीफा दिया, बाद में B.R. अम्बेडकर ने भी इस्तीफा दिया इस चीज को लेके। तो पंजाब, बंगाल, आसाम, इन सारे स्टेट्स को कौन सा पाकिस्तान बंटवारा हुआ, बंटवारे में बहुत खून बहा, लेकिन बंटवारा बहुत चीजों को, बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर, बहुत चीजों को तर्ज पे रख के हुआ, राइट। ये चीज है। तो अब वहां पे यहां शॉर्टकमिंग्स की बात करें तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक तरीके से एग्रेसिव स्टैंड नहीं दिखा, हम डिफेंसिव रहे, चाइना के उसमें भी और पाकिस्तान के। बल्कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को, जब यूनाइटेड नेशन गए तो हम इक्वल हो गए। एक्चुअल में पाकिस्तान एग्रेसर था, पाकिस्तान वॉज द एग्रेसर, लेकिन वहां पे हमको इक्वल फुटिंग पे खड़ा कर दिया पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो गलती किसकी है ये समझना पड़ेगा। और शुरुआत में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बोल दिया था कि शायद ये सही नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल बैलेंस जो यहां पे क्रिएट किया गया, भाई देखिए अमेरिका का यहां पे क्या स्टैंड रहा है कि हस्तक्षेप करो। बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, जब जब भारत कमजोर हुआ है अमेरिका ने कोशिश करने की, हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। बिल क्लिंटन के समय हुआ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय हुआ, 1960s के समय हुआ, आप समझ रहे हो। तो बहुत टाइम ये रहा कि हस्तक्षेप करो, कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप करो। अच्छा, अमेरिका क्यों चाहता था? देखिए अमेरिका के लिए कश्मीर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगेन आपके बेसेस वहां पे आ सकते हैं, स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, चाइना को काउंटर कर सकते हो। अमेरिका चाहता है कि उसकी पूरी दुनिया भर में बेसेस हो, सिर्फ भारत में उसके बेसेस नहीं है, राइट। इस एरिया में बेसेस है ही नहीं क्योंकि हमने अलाउ नहीं किया है। अब क्या है कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के पास कश्मीर है और अगर पाकिस्तान ये चीजें अलाउ कर रहा है तो अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा वो चाहेगा कि कश्मीर मुद्दे में वो कूदे, लेकिन ये हमने होने नहीं दिया। लेकिन उसकी हमेशा से इच्छा जरूर रही है, राइट। डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर ने भी सेम चीज, भाई उन्होंने भी बोला कि भारत सबसे पहले है और यहां पे हमको समझना पड़ेगा। बिस्मार्क की जैसे यहां पे बात है कि देखिए पॉलिटिक्स इज नॉट द गेम ऑफ रियलाइजिंग द आइडियल, इट इज गेम ऑफ द पॉसिबल। आइडियलिस्टिक ठीक है बट नॉट श्योर, कि गुड आइडियल्स आर गुड बट वन मस्ट नॉट फॉरगेट दैट इट इज ऑफन डेंजरस टू बी टू गुड, कि इतना भी अच्छा ना समझो, इतना भी अच्छा ना मानो कि दुनिया तुमको बेवकूफ समझने लगे। तो जिस तरीके से अमेरिका को हमने हैंडल किया, B.R. अम्बेडकर के भी ये मानना था कि आप अमेरिका की तरफ थोड़ा सा जाइए, अमेरिका को इन्वॉल्व मत करिए बट आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और अगेन B.R. अम्बेडकर ने चाइना से भी बहुत ज्यादा, वो जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू चाइना को डील कर रहे थे, B.R. अम्बेडकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, है ना। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, वो अलग बात है। तो यहां पे ये जो अलग अलग व्यूज हैं, ये शार्प क्रिटिसिज्म है एक तरीके से नेहरूवियन पॉलिसीज का। लेकिन देखिए ये किताब जैसा कि मैंने बताया कि भाई क्योंकि एस जयशंकर ने लिखी है तो क्रिटिसिज्म तो होगा, नो डाउट। पटेल एक महान व्यक्ति, महान विचारक, अम्बेडकर और श्याम प्रसाद मुखर्जी भी, और उनकी बातें भी सही थी, हमको नकार तो सकते नहीं जो उन्होंने कहा। लेकिन अब फिलहाल जो है सो है। भारत इस समय एक बहुत ताकतवर देश है, भारत की मिलिट्री इतनी ताकत है कि आसानी से वो चाइना को भी हरा सकती है और पाकिस्तान को भी बहुत आसानी से हरा सकती है, रौंद सकती है। 1971 में हमने देखा और हर जगह हमने देखा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये चैप्टर अच्छा लगा, मुझे लगा आपको बताऊं। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।